नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पहलवान की ढोलक कहानी के पाठसार एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। आइए सबसे पहले पाठ के सार को समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने गांव, अंचल एवं ग्रामीण संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। यह कहानी बदलने के साथ साथ, व्यवस्था बदलने के साथ, लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक होने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार के सत्ता संभालने से लुट्टन पहलवान, कौन से पहलवान? लुट्टन पहलवान, जो राज पहलवान था, वह भुखमरी के कगार पर चला जाता है। यह सत्ता परिवर्तन यहाँ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जमीनी और परंपरागत व्यवस्था को पूरी तरह पलट जाने और उस पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित होने का प्रतीक भी है। इसी तरह से भारत अब इंडिया बन गया है। पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं, लेकिन भारतीय ग्राम की दशा ज्यों की त्यों भयावह और विकट बनी हुई है। दंगल की जगह अब घोड़ों की रेस ने ले ली है, लेकिन ग्रामीण महामारी टस से मस नहीं हुई। लोगों को अब भी कफन का अभाव रह जाता है। इसी तरह से कहानी के पहले भाग में लेखक ने प्रकृति और प्रशासन की मार झेल रहे एक गांव का वर्णन किया है। अमावस की ठंडी में ध्वनि और कुत्तों का रोना रात की विकट भयावह को और अधिक सघन कर देता है। परिस्थितियों में गांव का एक पहलवान और उसका ढोल रात की इस भीषणता को चुनौती देता दिखाई पड़ता है। पहलवान का नाम है लुट्टन, जो 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो जाता है। अनाथ होने से पहले उसकी शादी हो चुकी थी और विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। गांव के लोगों द्वारा अपनी सास की तकलीफों का बदला लेने के लिए की गई कसरत ने उसे एक पहलवान बना दिया। कहानी की इस भाग में लुट्टन पहलवान का एक राज पहलवान बनने तक के सफर का लेखा जोखा है। मेला देखने गए लुट्टन ने पहलवान चाँद सिंह उर्फ शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली, जिसे शिकार प्रिय राजा साहब अपने दरबार में रखने की बात कर रहे थे। दर्शकगण लुट्टन द्वारा चाँद सिंह को दी गई चुनौती को उसका पागलपन बता रहे थे। राजा साहब ने भी उसे पहलवान के साथ लड़ने से मना कर दिया, लेकिन लुट्टन उससे लड़ने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। लुट्टन जो है धुन का पक्का था, वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। यहाँ सभी कुछ लुट्टन के खिलाफ था, लेकिन एक चीज जो लगातार उसे प्रेरणा और हिम्मत दे रही थी, वह ढोल की ताल, जिसे बाद में लुट्टन ने अपना गुरु भी माना। ढोल की इसी ताल से प्रेरित होकर लुट्टन ने उस पहलवान को धूल चटाई और राजा साहब ने खुश होकर लुट्टन को राज पहलवान घोषित कर दिया। जीत के पश्चात उसका विरोध कर रहा जनमत उसकी जय जयकार करने लगा, लेकिन राज दरबारी छोटी जात का होने के कारण उसकी राज पहलवान के नियुक्ति का दबे स्वर में विरोध कर रहे थे। इस विरोध को राजा साहब ने दबा दिया। राज पहलवान बनने के बाद लुट्टन ने सभी नामी पहलवानों को हराकर अपने को अजेय बना लिया था। वह पूरे ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी जोड़ी का कोई पहलवान नहीं था, इसलिए वह अपने 2 लड़कों को पहलवानी करना सिखाया। राजा साहब की मृत्यु के बाद विलायत से आकर नए राजकुमार ने राज की वागडोर संभाल ली। सत्ता परिवर्तन के साथ शासन व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। राज दरबार में पहलवान को निकाल दिया गया। वह अपने दोनों पुत्रों का लेकर गांव आ गया और वहां लड़कों को दांव
पेट सिखाकर जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन धीरे धीरे करके उसका दंगल सूना हो गया। अनावृष्टि, अन्न की कमी तथा मलेरिया और हैजा, इन सब ने मिलकर गांव को खाली कर दिया था। मुर्दों को बिना कफन के नदी में बहाया जा रहा था। गांव से हर रोज 2-3 लाशें उठ रही थीं। इस दुख और प्राकृतिक कहर के कारण लोगों में बोलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। लेखक ने कहानी के इस भाग में सत्ता परिवर्तन का शायद आज़ादी का प्रतीक माना और संकेत किया कि इसके बाद भी गांव की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। लेखक ने कहानी के अंतिम भाग में भी रात के समय को चुना, प्रारंभ की तरह, जो संकेत करता है कि भारतीय ग्रामीण जीवन की रात्रि का अभी भी कोई सवेरा नहीं हुआ है, अर्थात उनकी समस्याओं का अभी तक अंत नहीं हुआ है। समस्याओं का अभी तक अंत नहीं हुआ है। गांव में समस्याएं जैसे पहले थी वैसे आज भी बनी हुई हैं। पूरे गांव के लिए केवल पहलवान की लगातार बजती ढोलक है जो मृत्यु को चुनौती देती सुनाई देती है। उसी से उन्हें मौत से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से आगे है, पहलवान के दोनों बेटों की मौत भी ढोलक की मौत से लड़ने की प्रेरणा को कम नहीं कर सकी। लेकिन 4-5 दिन बाद रात को अचानक ढोलक की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। भुखमरी से पहलवान मर चुका था। जीवन भर अजेय रहने वाला लुट्टन मौत के सामने चित्त हो गया। कहानी के आखिर में लेखक ने जिन सियारों को क्रंदन करते दिखाया था, वे ही सियार इकट्ठे होकर मृतक पहलवान का मांस नोच कर खा गए और उसकी ढोलक के चमड़े को भी फाड़ डाला। इस घटना के माध्यम से लेखक ने असामाजिक तत्वों की ओर संकेत किया है, जो सत्ता परिवर्तन के पश्चात पहले से अधिक ताकतवर हो गए हैं। एक कलाकार और उसकी कला को समाप्त करके उस पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं। इस करुणा त्रासदी में लुट्टन पहलवान हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। क्या कला केवल राजाश्रय में ही जीवित रह सकती है? पहला सवाल है। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। हम कला को जीवित रखने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? इस तरह से सवाल छोड़ जाता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्नों पर जो इस पाठ से लिए गए हैं। इस कहानी के आधार पर लेखक ने प्रकृति को किस कारण से दुखी बताया है? किस कारण से प्रकृति को दुखी बताया है? संवेदनशीलता, बाह्य रूप, ऋतु के प्रभाव, महामारी के कारण। तो आप सभी को पता है लेखक ने किस कारण से बताया है? महामारी के कारण। महामारी के कारण आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। महामारी के कारण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेणु द्वारा लिखित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? अग्निखोर, दुमरी, दीर्घतपा, आदिम रात्र की महक। इस तरह से फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी नहीं है? कौन सी कहानी नहीं है? दीर्घतपा। दीर्घतपा कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहलवान की ढोलक नामक रचना किस विधा से संबंधित है? तो सभी को पता हो गया अभी तक, पहलवान की ढोलक नामक विधा कहानी विधा से संबंधित है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी में पहलवान का नाम क्या था? चांद सिंह, लुट्टन सिंह, श्याम सिंह, बादल सिंह। तो पहलवान का नाम था लुट्टन सिंह। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी में पहलवान का गुरु कौन था? अब यहां देखना है कि पहलवान का गुरु कौन था। तो पहलवान का गुरु ढोलक था, ढोल था, कुछ भी कह सकते हैं, जिससे वह प्रेरणा पाता था। प्रेरणा
प्राप्त करता था। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस कहानी में दंगल में विजयी होने पर लुट्टन को क्या पुरस्कार मिला? स्मृति चिन्ह, जीविका प्राप्ति का पुरस्कार, धन दौलत, शेर के बच्चे की पदवी। तो क्या मिला लुट्टन सिंह को? लुट्टन सिंह को जीतने पर क्या पुरस्कार मिला? जीविका प्राप्ति का पुरस्कार। जीविका प्राप्ति का पुरस्कार अर्थात राज पहलवान की पदवी मिली। राज पहलवान की पदवी मिली। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस कहानी में लुट्टन पहलवान ने अपने पुत्रों को कैसी शिक्षा दी? सांसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पहलवानी की शिक्षा, सामाजिक ज्ञान। तो आप सभी को पता है पहलवान ने अपने पुत्रों को पहलवानी की शिक्षा दी। पहलवान ने अपने पुत्रों को पहलवानी की शिक्षा दी। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रेणु ने किसका चित्रण किया है? शेर के बच्चे की हिम्मत, लुट्टन की जिज्ञासा एवं हिम्मत, दंगल संस्कृति, पहलवान की ढोलक। तो इस कहानी में रेणु ने क्या किया है? लुट्टन की जिज्ञासा एवं हिम्मत, लुट्टन की जिज्ञासा एवं हिम्मत का वर्णन किया है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की मृत्यु कब हुई थी? 10 अप्रैल 1972 को, 11 अप्रैल 1977 को, 20 अप्रैल 1975 को, 25 अप्रैल 1970 को। तो रेणु की मृत्यु, फणीश्वरनाथ रेणु की मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई है। 11 अप्रैल 1977 को हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेर के बच्चे की पदवी इस कहानी में किसे दी गई है? लुट्टन सिंह को, चाँद सिंह को, बादल सिंह को, राजा को। तो किसे दी गई है? शेर के बच्चे की पदवी इस कहानी में किसे दी गई है? चाँद सिंह को। चाँद सिंह को शेर के बच्चे की पदवी इस कहानी में दी गई है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस कहानी में लोकतंत्र कहने पर किसने विरोध किया था? लोकतंत्र कहने पर किसने विरोध किया था? तो आपको ध्यान से देखना है। इस कहानी में लोकतंत्र कहने पर किसने विरोध किया था? राजा साहब, चाँद सिंह, बादल सिंह, राज पंडितों एवं मैनेजर। राज पंडितों एवं मैनेजर। इस कहानी में लोकतंत्र कहने पर किसने विरोध किया था? राज पंडितों एवं मैनेजर ने। राज पंडितों और मैनेजर ने। इस तरह से आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। डी विकल्प आप सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दंगल का दृश्य से लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा था? जादुई प्रभाव, उत्तेजना का प्रभाव, संघर्ष का प्रभाव, बीमारी से लड़ने का प्रभाव। दंगल का दृश्य से लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा था? जादुई प्रभाव पड़ा था। ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लुट्टन के माता पिता उसे किस उम्र में अनाथ बनाकर चले गए थे? 9 वर्ष की उम्र में उसे अनाथ बनाकर चले गए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। यह कथन किसने किससे कहा? बादल सिंह ने चाँद सिंह से, राजा साहब ने, मैनेजर ने लुट्टन से, इनमें से कोई नहीं। जीते रहो बहादुर किसने कहा? राजा साहब ने लुट्टन से। राजा साहब ने लुट्टन से कहा जीते रहो बहादुर। राजा साहब ने लुट्टन से कहा था। लुट्टन से जीते रहो बहादुर। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा साहब ने लुट्टन से कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ सरकार यह अन्याय है, इस कहानी में यह कथन किसका है? हाँ सरकार यह अन्याय है, इस कहानी में यह कथन मैनेजर साहब का है। यह कथन किसका है? मैनेजर साहब का है। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है,
उसने छतरी का काम किया है। इस कहानी में यह कथन किसका है? उसने छतरी का काम किया है। इस कहानी में यह कथन राजा साहब का है। ए विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरे क्या करोगी रो कर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। यह कथन किसका है? अरे क्या करोगी रो कर दुल्हन, यह कथन लुट्टन पहलवान का है। यह कथन किसका है? लुट्टन का है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाँद सिंह के गुरु का नाम था। चाँद सिंह के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह, हवा सिंह, सूरज सिंह, श्याम सिंह। चाँद सिंह के गुरु का नाम था बादल सिंह। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। चाँद सिंह कहाँ से आया था? पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से। चाँद सिंह पंजाब से आया था। चाँद सिंह कहाँ से आया था? पंजाब से आया था। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ का प्रारंभ किस ऋतु के दिनों से होती है? जाड़ा के ऋतु से, ग्रीष्म ऋतु से, बरसात से, पावस से। तो पाठ का प्रारंभ जाड़ा के दिनों से होती है। जाड़ा के दिनों से होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी ठंडी रात थी? किसकी ठंडी रात थी? अमावस की, पूर्णिमा की, अष्टमी की, चौदस की। अमावस की ठंडी रात थी। अमावस की ठंडी रात थी। इस तरह से आज महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्नों के साथ यहीं तक। अगले प्रश्नोत्तरी में नए विषय के साथ नए वीडियो में मिलेंगे।